हेलो गाइस, आज का टॉपिक है रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। इंटरनेशनल लॉ का ये टॉपिक है, यूजीसी नेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होंगे इस वीडियो के कंटेंट्स। चलिए शुरू करते हैं। रिकॉग्निशन होता क्या है? रिकॉग्निशन होता है कि एक स्टेट का दूसरे स्टेट की एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज करना है, इसको रिकॉग्निशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब सारी की सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी किसी स्टेट को स्टेट एक्नॉलेज करती है, मानती है, तभी वो स्टेट होता है। वो अपने आप में खुद से बोल के तो स्टेट हो नहीं सकता। ठीक है, तो recognition is acknowledging political entity of another state. It could be express or implied, conditional or premature. Express मतलब official declaration, implied मतलब by actions, conditional मतलब किसी condition पे based recognition। ये आजकल इतना होता नहीं है, ये मतलब non applicable ही है almost। और premature एक तरह से de facto recognition हो गया है। It is a declaration of existence of certain facts। अब ये facts क्या क्या हैं? मॉन्टेविडियो कन्वेंशन 1933 से स्टेट हैज़ टू हैव 4 क्वालिफिकेशन। ये 4 फैक्ट्स हैं। ठीक है, ये चारों चीज़ें स्टेट के पास होंगी तो वो स्टेट कहलाएगा। अगर इनमें से एक भी नहीं है तो वो स्टेट कहलाने के लिए नहीं है एलिजिबल। परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए, डेफिनेट टेरिटरी होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए और सॉवरेनिटी होनी चाहिए। दैट इज कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशंस विद अदर स्टेट। मतलब वो स्टेट अपने आप में सुप्रीम होना चाहिए, उसके किसी और स्टेट के अंडर में नहीं होना चाहिए या किसी और पावर के अंडर में नहीं होना चाहिए। सॉवरेनिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 4 एसेंशियल हैं स्टेट के स्टेट होने के लिए। ठीक है, एक स्टेट ने दूसरे स्टेट को रिकॉग्नाइज कर लिया, उसको स्टेटहुड मिल गया, वो स्टेट कहलाने लगा। लेकिन इसके अलावा प्रैक्टिकली क्या क्या फ़ायदे होते हैं रिकॉग्निशन के? देखो, बहुत ही ज़रूरी है इंटरनेशनल कम्युनिटी में रिकॉग्निशन मिलने के बाद ये कुछ जो मतलब आपको क्या बेनिफिट्स बोल सकते हो, उनमें से कुछ ये हैं। आप रिकॉग्नाइज स्टेट को सू कर सकते हो इन देयर कोर्ट्स। सॉवरेन इम्यूनिटी आपको मिल जाती है रिकॉग्नाइजिंग स्टेट से। डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना सकते हो, डिप्लोमेटिक प्रिविलेजेस मिल जाती हैं, ट्रीटीज साइन कर सकते हो। ठीक है, रेट्रो एक्टिव इफेक्ट मिल जाता है सारे पास्ट लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्ट। अब मान लो कोई स्टेट है, ठीक है, वो स्टेट इन एग्जिस्टेंस है फ्रॉम 1920 एग्जिस्टेंस में है। ठीक है, और वो बहुत सारे डिसीजंस ले रहा है। स्टेट है, गवर्नमेंट है, डिसीजंस तो लेगी रन करने के लिए। काफ़ी लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एक्ट्स होंगे, बहुत सारे डिसीजंस लेगा वो। ठीक है, बहुत सारे एक्ट्स करेगा, लेकिन अभी वो स्टेट रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर। ठीक है, अब वो रिकॉग्नाइज्ड होता है 1980 के अंदर आके, 60 साल बाद। तो जब 60 साल बाद रिकॉग्नाइज करेगी ना कोई, अगर दूसरा स्टेट अगर रिकॉग्नाइज करेगा, तो वो 60 ईयर्स के ड्यूरेशन में जितने भी एक्ट करें ना, ये सारे भी वैलिड हो जाएंगे। ठीक है, रेट्रो एक्टिव इफेक्ट होगा, रेट्रोस्पेक्टिव, रेट्रो एक्टिव, ये सुना है? रेट्रो मतलब पास्ट में जाके। ठीक है, हमेशा लॉज बनते हैं तो रेट्रो एक्टिव नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होते वो। ठीक है, उनका मतलब आप पास्ट में नहीं अप्लाई कर सकते उनको जब वो लॉ एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन रिकॉग्निशन का इफेक्ट रेट्रोएक्टिव होता है, ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन आ जाता है। टू बी एंटाइटल्ड टू सक्सेशन एंड पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन रिकॉग्नाइजिंग स्टेट। ठीक है, ये एक और फायदा। अब डी फैक्टो और डी ज्योर रिकॉग्निशन में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, बेसिकली डी फैक्टो रिकॉग्निशन, डी फैक्टो का मतलब होता है ऑन बेसिस ऑफ फैक्ट्स, और डी ज्योर का मतलब होता है ऑन बेसिस ऑफ योर राइट। ठीक है, तो डी ज्योर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकॉग्निशन हो जाता है, मतलब एक तरह से इरिवर्सिबल हो जाता है, एकदम बियॉन्ड डाउट स्टेटहुड के सारी कंडीशंस फुलफिल कर लेगा स्टेट, तो उसको डी ज्योर रिकॉग्निशन मिल जाएगा। उससे पहले उसको टेम्पररी डी फैक्टो रिकॉग्निशन मिल जाएगा। तो ये इनके डिफरेंसेस हैं, ये टेम्पररी होता है, ये फाइनल होता है, ये लेसर डिग्री, ये फुल डिग्री होता है, ये विड्रॉ किया जा सकता है, ये कैन विड्रॉ नहीं किया जा सकता आर्टिकल 6 मॉन्टेविडियो कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। ये जैसे ये रिवोल्ट के थ्रू स्टेट फॉर्म होते हैं, उनको नॉर्मली मिलता है, आगे बताऊंगा मैं, बेलिजरेंसी और इंसर्जेंसी में। गिवन टू स्टेट विच फाउंड बाय पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। ठीक है, फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड, कैन नॉट मेक क्लेम इन द रिकॉग्नाइजिंग स्टेट्स प्रॉपर्टी, कैन मेक सच क्लेम। ये डिफरेंसेज हैं, ये लिख लेना, ये आता है, क्वेश्चन आता है, सब्जेक्टिव भी आ जाता है कई बार अगर आप एग्जाम वगैरह कोई दे रहे हो तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान से देख लेना। डी फैक्टो और डी ज्योर में डिफरेंस इतना हार्ड नहीं है। अब देखो, रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। ठीक है, अब इसमें स्टेट एंड गवर्नमेंट को अलग अलग लो। ठीक है, स्टेट जैसे इंडिया है, स्टेट तो हो गया, इंडिया इंडिया ही रहेगा। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट चेंज हो गई, मान लो इलेक्शन के बाद वापस गवर्नमेंट चेंज हुई तो ठीक है, नॉर्मल कोर्स में चेंज हुई है। ठीक है, चेंज ऑफ रिजीम ऑफ स्टेट कैन हैपन इन 2 वेज। नॉर्मल कोर्स में इलेक्शन हुए, गवर्नमेंट चेंज हो गई, रिकॉग्निशन में कोई दिक्कत ही नहीं है ना, कहीं डिस्प्यूट ही नहीं है। लेकिन दूसरा चेंज ऑफ रिजीम होता है कूप देत, रिवॉल्ट, रेवोल्यूशन, लड़ाई वड़ाई करके पूरी जंग लड़के आज़ादी ली गई है, तब थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तब क्या कन्फ्यूजन हो जाता है? एक होती है इंसर्जेंट फोर्सेस, एक होती है बेलिजरेंट फोर्सेस। इंसर्जेंट फोर्सेस कब होती है? इंसर्जेंट फोर्स होती है कि
पार्ट ऑफ टेरिटरी, ठीक है, पार्ट ऑफ टेरिटरी ही कब्जे में है इंसर्जेंट फोर्सेस के, जो रिवोल्ट कर रहे हैं ना, वो पूरा का पूरा नहीं है, थोड़ा कंट्रोल है उनके पास, इसमें रिकग्निशन नहीं मिलता क्योंकि कंट्रोल है ही नहीं पूरा। बेलिजरेंट फोर्सेस होती है ना, बेलिजरेंट होता है कि काफ़ी मतलब कंट्री का काफ़ी सब्सटैंशियल पार्ट पे उनका क्लेम है और काफ़ी सब्सटैंशियल पार्ट को वो हैंडल कर रहे हैं, तो इसमें डी फैक्टो रिकग्निशन मिल जाता है। मैंने बताया था ना, रिवोल्ट में डी फैक्टो मिलता है क्योंकि बेलिजरेंट फोर्सेज हैं, गवर्नमेंट है एक साइड और एक साइड पूरी दूसरी रिजीम है, तो वो भी एक तरह से गवर्नमेंट का ही काम कर रही है, तो कई बार बेलिजरेंट फोर्सेज को दे देती है बाहर की कंट्रीज रिकग्निशन, ठीक है। क्यों दे देती हैं? क्योंकि वो उनको एज अ क्रिमिनल नहीं मानती स्टेट में, जैसे होता है ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है एक तरह से, क्योंकि वो स्टेट के अंडर ही दो रिजीम आपस में लड़ रही हैं, तो वो एक बेलिजरेंट फोर्स होती है और एक रूलिंग गवर्नमेंट होती है। तो अगर बेलिजरेंट फोर्सेज सक्सेसफुल हो जाती हैं तो उनकी नई रिजीम बन जाती है, तो इनको डे जोर मिल जाता है, ठीक है, और तब तक ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस के लिए इनको डी फैक्टो दे के रखते हैं जब तक ये इनका इशू रिजॉल्व नहीं होता। तो समझ रहे हो, दो तरह से चेंज होती है रिजीम स्टेट की, नॉर्मल कोर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स या जो भी है उनके नॉर्मल कोर्स में, और कुप डेथ, रिवॉल्ट और रेवोल्यूशन। तो जो रिकग्निशन की दिक्कत आती है ना, वो इन्हीं वाले इंस्टेंसेस में ज़्यादा आती है क्योंकि इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि रिवोल्ट चल रहा है, रेवोल्यूशन में ऐसे ही कुछ पता नहीं चलता कि कौन क्या कंट्रोल कर रहा है, सबका अपना प्रोपेगेंडा रहता है, तो डी फैक्टो रिजर्वेशन उस टाइम पे मिलता है, ठीक है। और डी फैक्टो सिर्फ इसी टाइम पे नहीं मिलता, इस टाइम पे भी डी फैक्टो मिलता है, ठीक है। डी फैक्टो वही मैंने बताया था 4 कंडीशंस थी, वो चारों कंडीशंस में कुछ फुलफिल नहीं हो पा रहा है, कुछ डाउट है, सॉलिड नहीं है स्टेट का क्लेम स्टेट होने का, तो डी फैक्टो मिल जाता है, वरना डी ज्योर मिल जाता है। तो गाइस अब आते हैं थ्योरीज ऑफ रिकग्निशन पे। इनमें से काफ़ी बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं थ्योरीज और डॉक्ट्रिन्स में से, तो ये रट लेना एकदम कौन सी थ्योरी क्या बोलती है और किसका प्रोपोनेंट कौन है। कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी, हेगल, एंजेलियोटी, ओपेनहाइम, ये हैं इसके प्रोपोनेंट्स। ये बोलते हैं कि स्टेट तब स्टेट बन जाता है जब दूसरे स्टेट उसको रिकग्नाइज करते हैं, उसके पास कोई एट्रीब्यूट हो स्टेटहुड के कि ना हो, फ़र्क नहीं पड़ता, कंसेंट ऑफ द स्टेट्स इज़ व्हाट मैटर्स, ठीक है, उसके अलावा कुछ मैटर नहीं करता। फिर आती है डिक्लेरेटरी एविडेंशियल थ्योरी, हॉल, वैगनर, ब्रेरली और फिशर इसके प्रोपोनेंट्स हैं। ये बोलते हैं स्टेट एग्जिस्ट प्रायर टू एन इंडिपेंडेंट ऑफ रिकग्निशन, रिकग्निशन इज जस्ट अ फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट। ये बोलते हैं स्टेट मतलब एकदम उल्टा, इनके हिसाब से स्टेट बन जाता है जब उसके पास एट्रीब्यूट आ जाते हैं, रिकग्निशन तो बस एक एक्नॉलेजमेंट है, स्टेट पहले से ही स्टेट होता है, ठीक है। मॉडिफाइड कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी कैल्सन की है, ये बोलती है नेचुरल स्टेटहुड एग्जिस्ट इन अ स्टेट एज सून एज इट अटेन्स एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ स्टेटहुड, बट ज्यूरिडिकल स्टेटहुड ओनली एग्जिस्ट इन अ स्टेट आफ्टर रिकग्निशन बाय अदर स्टेट। तो मॉडिफाई कैल्सन जी ने इन दोनों को जोड़ दिया और मॉडिफाइड थ्योरी बना दी। तो ये हो गई थ्योरीज। नेक्स्ट आती हैं डॉक्ट्रिन्स ऑफ रिकग्निशन। तोबार डॉक्ट्रिन, ठीक है, नेम्ड आफ्टर कार्लोस तोबार। इसमें मेन बात यह है नो रिकग्निशन फॉर अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। तोबार डॉक्ट्रिन बोलती है इफ इट्स एडमिनिस्ट्रेशन केम टू पावर बाय लेजिटिमेट डेमोक्रेटिक मीन्स तभी उसको रिकग्निशन ग्रांट होगा, वरना उसको रिकग्निशन ग्रांट नहीं होगा। एस्ट्राडा डॉक्ट्रिन, रिकग्नाइज एग्जिस्टेंस ऑफ गवर्नमेंट नॉट लेजिटिमेसी। ये मैक्सिकन सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स जेनेरो एस्ट्राडा के नाम पे दी गई है। इस रिकग्निशन के हिसाब से रिकग्निशन ऑफ गवर्नमेंट शुड बी बेस्ड ऑन इट्स डी फैक्टो एग्जिस्टेंट रेदर देन ऑन इट्स लेजिटिमेसी। तो ये एक तरह से नो इंटरवेंशन और सेल्फ डिटर्मिनेशन का पूरा चांस दे रहे हैं स्टेट को, बोल रहे हैं कि देखो लेजिटिमेसी वगैरह से हमको मतलब नहीं है, डी फैक्टो आप स्टेट हो कि नहीं हो ये हमको मतलब है, ठीक है। एस्ट्राडा डॉक्ट्रिन बोलती है कि उसकी लेजिटिमेसी से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बार डॉक्ट्रिन बोलती है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को रिकग्निशन नहीं मिलना चाहिए। फिर आती है बेटनकोर्ट डॉक्ट्रिन, नो रिकग्निशन फॉर मिलिट्री रूल। ये बोलती है डिप्लोमेटिक रिकग्निशन ऑफ एनी रिजीम दैट केम टू पावर बाय मिलिट्री फोर्स नहीं मिलेगा, ठीक है, इनको नहीं देना है, मिलिट्री फोर्स के थ्रू नहीं आना है, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से आओ। फिर आती है स्टिम्सन डॉक्ट्रिन, नॉट टू रिकॉग्नाइज इंटरनेशनल टेरिटोरियल चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय द एग्रेशन, ठीक है। तो इनमें से ये तीनों डॉक्ट्रिन्स तोबार, बेटनकोर्ट और स्टिम्सन ये काफ़ी पुण्य वाले लोग हैं, ठीक है। ये बोलते हैं कि नहीं हम गलत नहीं देख सकते। और एस्ट्राडा डॉक्ट्रिन है वो बोलती है कि भाड़ में जाए, डी फैक्टो तुम्हारे पास होगा अगर एग्जिस्टेंस तो हम तुम्हें देंगे रिकग्निशन, लेजिटिमेसी से आए हो कैसे आए हो हमको नहीं मतलब है, ठीक है। तो ये हो गई गाइस डॉक्ट्रिन्स, ये रट लेना। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना यार, और सब्सक्राइब कर लो अगर अच्छा लगा और ऐसे और वीडियोज़ देखने हैं तो। और थैंक यू, और मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।